हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। यहाँ पर टोटल 110 क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। नागपुर डिवीजन का ये पेपर होगा। यहाँ पर जो पेपर आपको हल कराया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हर ऑप्शन को व्याख्या सहित आपको समझाया जाएगा। ये पेपर डब्ल्यूएलआई के लिए तो महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ के साथ जितने भी एलडीसी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन 4200 ग्रेड पे लेवल 6 के लिए वैकेंसी होती है। 35% एलडीसी कोटा के तहत ये एग्जाम कराया गया था। 20/5/2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। टोटल 100 अंक होते हैं और 110 क्वेश्चन होते हैं। 120 मिनट का समय मिलता है। नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगा। आप इनको देख लीजिए, मैं यहाँ पर आपका समय खराब नहीं करूंगा। सीधा हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन पेपर है। पेपर को देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। तो आप यहाँ पर देखिए, या तो अपना नोटबुक्स या आप जैसा चाहो नोट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन पेपर रहेगा। यहाँ पर इस पेपर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके यहाँ से ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट IREM, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वॉल्यूम 1 में अध्याय 3 का डैश अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम प्रदान करता है। ऑफ चैप्टर 3 इज IREM वॉल्यूम 1 प्रोवाइड रूल रेगुलेटिंग सीनियरिटी ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट। तो खंड के बारे में पूछा है कि कौन सा खंड अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता को निर्धारित करता है या नियम देता है। तो यहाँ पर जो नियम दिए हैं कौन कौन से हैं, देखिए खंड A B C D, इस प्रकार से खंड ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं। तो खंड ए होता है। खंड ए में जो अराजपत्रित रेल सेवकों की वरिष्ठता है उसके नियम दिए हुए हैं। यहाँ पर अध्याय 3 की बात हुई है, तो अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे। नॉन गजेटेड और या जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, रेलवे सर्वेंट की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ये अध्याय 3 है। खंड ए क्या है? खंड ए अराजपत्रित जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये है। खंड बी की बात करें तो इसमें खंड बी में सीनियरिटी के रूल दिए हुए हैं। सीनियरिटी के रूल खंड बी में दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खंड ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सर्विस सीट में नाम बदलने की प्रक्रिया IREM खंड 1 के अध्याय डैश में प्रदान की गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि सर्विस सीट में यदि नाम बदलवाना है तो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के खंड 1 के किस अध्याय में ये प्रदान की गई है। तो चैप्टर 12 में ये प्रदान की गई है। चैप्टर 12 में ये प्रदान की गई है। चैप्टर 12 में क्या है कि चैप्टर 12 के पैरा नंबर 1201 से लेकर 1205 में ये दिया गया है। सर्विस सीट से में नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो पैरा नंबर 1201 से 1205 में दिया गया है। सर्विस सीट में नाम हटाने की प्रक्रिया इसमें दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 9। इसकी बात करें तो रनिंग अलाउंस से संबंधित है। रनिंग अलाउंस के जो रूल हैं वो दिए हुए हैं। पैरा नंबर 901 से लेके 930 तक ये रनिंग अलाउंस के दिए हुए हैं। अगर यहाँ चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 में रेल कर्मचारियों द्वारा जो दिए जाने वाले एडवांस है, रेल कर्मचारियों को जो एडवांस दिए जाते हैं वो दिए हुए हैं। पैरा नंबर 1101 से लेकर 1132 तक इस प्रकार से ये दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें तो दिया है कि सर्विस सीट में नाम बदलने की प्रक्रिया चैप्टर नंबर 12 में दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। बाकी मैंने आपको बता दिया है अध्याय 9, 11 और 13 के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सर्विस रिकॉर्ड में टॉप सीट में नाम में बदलाव या सुधार डैश की मंजूरी की आवश्यकता है, कौन मंजूरी दे सकता है? तो ये पीसीपीओ, पीसीपीओ पर्सनल चीफ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ये दे सकते हैं। और पीसीपीओ किसके अधीन काम करते हैं? जीएम के अधीन ये काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। समय में ज्यादा खराब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए केवल हिंदी में आपको बता रहा हूँ। एक कैलेंडर वर्ष में कितनी बार रेलवे कर्मचारी को रेलवे के से बाहर के पदों के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है? तो ये 4 बार दी जा सकती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। गैर चयन पद के लिए ग्रुप सी के भीतर पदोन्नति के लिए मौजूदा रिक्तियों के अलावा डैश महीने की प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन किया जाता है? तो ये 12 महीने का रहता है। तो 12 महीने ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 12 मंथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रुप सी के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा शर्त क्या है? तत्काल निचले ग्रेड में यहाँ पर देखिए 2 साल, 2 साल होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर की ग्रुप सी के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नति के लिए तत्काल निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा 2 वर्ष होने चाहिए। उसके बाद ही आपको जो अगली ग्रेड है वो दी जाएगी। और 2 साल भी कैसी नियमित सेवा होनी चाहिए, रेगुलर सर्विस होनी होनी चाहिए, तभी आपको अगले ग्रेड में पोस्टिंग दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आमतौर पर नए सिरे से उपयुक्तता परीक्षण डैश महीने के अंतराल के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 12 महीने के बाद आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, चयन बोर्ड में स्तर 6 लेवल 6 के पदों पर चयन के लिए डैश स्तर के अधिकारी होते हैं? तो ये जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी होते हैं, जेएजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है L1 लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनके चयन के लिए कौन ऑफिसर होते हैं? तो ये जूनियर स्केल के अधिकारी होते हैं। जूनियर स्केल में जैसे एपीओ है, डीपीओ है, एडीएन है, एएमई है, तो ये सभी रहते हैं लेवल 1 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रुप सी में चयन पद के लिए पदोन्नति के लिए मौजूदा रिक्ति के अलावा डैश महीने की प्रत्याशित रिक्तियों का आकलन किया जाता है? तो ये 15 महीने की जो प्रत्याशित रिक्तियां हैं उनका आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछले उपयुक्त परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए उम्मीदवार को डैश महीने के भीतर नए सिरे से उपयुक्त परीक्षण के लिए बुलाया जा सकता है? ये पिछले उपयुक्त परीक्षण में कोई उम्मीदवार अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे कितने महीने के भीतर अगले उपयुक्तता परीक्षण में बुलाया जा सकता है? तो ये 15 महीने यहाँ दिया हुआ था अगला, और यहाँ पर 12 महीने होता है, 12 मंथ होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, चयन पैनल में रखे जाने के लिए व्यावसायिक क्षमता शीर्ष के तहत अधिकतम डैश अंक आवश्यक है? तो ये 60% अंक, 60% अंक आवश्यक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मास्टर सर्कुलर 31 के पैरा 8 के अनुसार चयन पद में पदोन्नति के लिए सेवा रिकॉर्ड शीर्ष के तहत आवंटित अधिकतम अंक कितने हैं? तो ये अधिकतम अंक 30 अंक होते हैं, 30 अंक होते हैं, 30 अंक के होते हैं। व्यावसायिक योग्यता यहाँ पूछा गया था, चयन पद में पदोन्नति के लिए सेवा रिकॉर्ड शीर्ष के तहत आवंटित अधिकतम अंक 30 होते हैं। व्यावसायिक, जो व्यावसायिक परीक्षा होती है, योग्यता होती है व्यावसायिक योग्यता के, इसके 50 अंक होते हैं। सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पर पूछा गया था सर्विस रिकॉर्ड, तो ये 30 अंक होते हैं। और सीनियरिटी के 20 अंक होते हैं। तो टोटल 100 अंक हो गए। व्यावसायिक योग्यता 50 अंक, सर्विस रिकॉर्ड के 30 अंक, सीनियरिटी के 20 अंक। तो इस प्रकार से टोटल अंक 100 होते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि से चयन पदों के लिए पैनल की वैधता डैश वर्ष है? पैनल की वैधता कितनी होगी? तो ये 2 वर्ष होती है।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में डैश महीने रेलवे क्वार्टर की प्रतिधारण की अनुमति है। मंथ रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर परमिटेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। तो ये 24 महीने का होता है, 24 महीने। तो बी 24 महीने राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2400 से अधिक और 4200 तक के ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर के आवंटन के लिए सामान्यतः पात्रता प्रकार है। 2400 से अधिक मतलब ये लेवल 4 और 4200 लेवल 6। लेवल 6 में के ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रेलवे क्वार्टर कौन सा प्रकार का मिलता है या कौन से प्रकार के लिए पात्र होते हैं। तो ये टाइप 3 तक उनको मिल जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य किराए पर रेलवे क्वार्टर को अध्ययनावकाश के कारण डैश दिनों की अवधि के लिए रखने की अनुमति है। तो ये 180 दिनों के लिए होता है, मतलब 6 मंथ के लिए होता है कि यदि कोई अध्ययन अवकाश के कारण रेलवे क्वार्टर को रोकना चाहता है तो 180 दिन तक वो उसकी रखने की अनुमति होती है सामान्य किराए पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एपीआर के संशोधित प्रारूप के अनुसार पीएमएल 1 में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट ग्रेडिंग का उच्चतम मूल्यांकन अंक है। तो उच्चतम मूल्यांकन अंक क्या है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड और एवरेज। तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग के लिए 5 अंक मिलते हैं, वेरी गुड के लिए 4 अंक मिलते हैं, गुड के लिए 3 अंक मिलते हैं और एवरेज के लिए 2 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कारण उत्कृष्ट ग्रेडिंग पूछा है, मतलब आउटस्टैंडिंग पूछा है, तो 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर एपीआर की बात हुई है, एपीएआर है, कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट। एमएसीपी के लिए वेरी गुड ग्रेड आवश्यक होती है। अगर कोई भी कर्मचारी यदि 10 साल तक एक ही ग्रेड में काम कर लेता है तो उसको एमएसीपी लगाई जाती है। तो एमएसीपी के लिए रेगुलर 3 साल की वेरी गुड एपीआर में होना चाहिए। और ये वेरी गुड स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई 2016 से, 15 जुलाई 2016 से ये प्रभावी हुआ है। पहले एपीआर जो है अपार है उसको एसीआर के नाम से जानते थे, एसीआर के नाम से जानते थे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के नाम से जानते थे। उसके बाद ये 14 14 मई 2000 2009 के बाद इसको अपार के नाम से जानने लगे हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था उत्कृष्ट ग्रेडिंग के कितने अंक दिए जाते हैं, तो 5 अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोस्टर में बदलाव के लिए डैश घंटे का तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण आवश्यक है। तो ये 72 घंटे होता है, 72 आवर्स होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 19, राइट्स RITES का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, राइट्स। तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। राइट्स क्या है? हम राइट्स की बात करें तो राइट्स है क्या है? ये रेलवे प्रोजेक्ट की प्लानिंग एवं डिजाइन, ट्रैक का रखरखाव, स्टेशन का सर्वे और इस प्रकार से ये काम करता है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये राइट्स से काम करता है। रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये राइट्स जो है वो काम करता है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है राइट्स की। राइट्स से यहाँ पर जो दिया गया है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इस क्वेश्चन पेपर में भी इसके बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एपीआर का फुल फॉर्म अभी आपको मैंने बताया था, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एपीआर की फुल फॉर्म में एनुअल परफॉर्मेंस एंड अप्राइजल रिपोर्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्रिस CRIS का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देखिए जितने भी पेपर होते हैं इस प्रकार के, उनमें 2-4 फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती हैं, तो आप फुल फॉर्म को अच्छे से देख लें। यहाँ पर क्रिस के बारे में पूछा गया है कि क्रिस CRIS क्रिस का फुल फॉर्म क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है क्रिस से। तो क्रिस जो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्रिस के बारे में। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्रिस द्वारा विकसित मतलब क्रिस द्वारा बहुत सारे सिस्टम विकसित किए गए हैं। क्रिस द्वारा ये सिस्टम विकसित किए गए हैं। कौन कौन से ये सिस्टम है क्रिस के बारे में? तो क्रिस के अंतर्गत जैसे PRS है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, UTS है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, NTES है। ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिए। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, आपने FOIS सुना होगा, FOIS FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। रेल मदद ई ऑफिस, रेल मदद कंप्लेन से रिलेटेड है, और ई ऑफिस यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं। जो क्रिस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1986 में हुई है, और ये रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, और ये भारतीय रेलवे का IT संगठन है जो रेलवे की कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणालियों का विकास एवं संचालन का तथा रखरखाव करता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि PRS ये इसी ने विकसित किया है। UTS ये भी इसने विकसित किया है। NTS FOIS ये सभी ने इसी ने विकसित किए हैं। तो PRS की फुल फॉर्म आपको बताई थी, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, UTS अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। राइट आंसर हो गया इसका सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। स्थायी अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त हुए रेल सेवक को डैश पेंशन दी जानी चाहिए। पेंशन इज ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्ड ड्यू परमानेंट इनकैप्शन। तो यहाँ पर अमान्य या विकलांगता पेंशन उसको दी जानी चाहिए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अनुकंपा भत्ता, पेंशन या ग्रेजुएटी या दोनों के डैश से अधिक नहीं स्वीकृत किया जाता है। तो ये दो तिहाई से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 20 साल की अर्क सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले रेलवे कर्मचारी को डैश महीने की नोटिस अवधि देनी चाहिए। मतलब कितने महीने पहले ये बताना होगा कि मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता हूं। तो ये 3 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने कई ट्रिक टाइप में बना के रखा है कि 2 वर्ष, जब किसी कर्मचारी को 2 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसको स्थायी कर्मचारी माना जाता है। किसी कर्मचारी को 5 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसको तीनों पास मिलना स्टार्ट हो जाता है, तीनों पास का हकदार हो जाता है। स्टडी लीव भी 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद ही ले सकते हैं। 10 वर्ष की बात करें तो 10 वर्ष से में क्या होता है, पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। 20 वर्ष की बात करें तो ये PRS के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो होती है उसके लिए मान्य हो जाता है कि वो PRS ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पूछा गया था कि 20 साल की अर्क सेवा पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को 3 महीने की नोटिस अवधि देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। पेंशन नियम 1993 के तहत पेंशन की पात्रता के लिए आवश्यक न्यूनतम आहार सेवा है। अभी मैंने बताया था कि 10 वर्ष होती है पेंशन के लिए, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से। 1 वर्ष या उससे अधिक लेकिन डैश वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए मासिक वेतन के 6 गुना की मृत्यु उपादान देय है। तो ये 5 वर्ष
5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, पुरुष रेल कर्मचारी को पहली बार नसबंदी ऑपरेशन कराने के लिए स्वीकार्य विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि 10 दिनों से अधिक नहीं है। तो कितने दिनों की अवधि यहाँ पर उसको मिलती है, कितने दिनों की छुट्टी यहाँ पर मिलती है? तो 6 दिन की छुट्टी मिलती है। पुरुष कर्मचारी स्वयं का यदि ऑपरेशन कराता है, नसबंदी कराता है, तो 6 दिन की छुट्टी मिलती है। 6 दिन की छुट्टी रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर ये 6 दिन उसको दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि पुरुष रेल कर्मचारी है, यदि खुद की नसबंदी कराता है तो 6 दिन की छुट्टी मिलती है। 6 दिन की छुट्टी कैसे रहेगी? रविवार या छुट्टी के दिनों को छोड़कर। यदि पुरुष रेल कर्मचारी की पत्नी यदि ऑपरेशन कराती है तो 7 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। यदि यहाँ पर हम बात करें महिला रेल कर्मचारी है, स्वयं का नसबंदी कराती है, स्वयं की नसबंदी कराती है, तो 14 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। 14 दिन की छुट्टी मिलेंगी। 14 दिन की छुट्टी भी वही रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर मिलेंगी। यदि पति का ऑपरेशन होता है, पति की नसबंदी होती है, तो 1 दिन की छुट्टी, जिस दिन ऑपरेशन है उसी दिन की छुट्टी उसको दी जाती है। तो यहाँ पर पुरुष रेल कर्मचारी के लिए 6 दिनों की छुट्टी यहाँ पर स्वीकृत की जाती है और ये स्पेशल स्पेशल सीएल होती हैं, आकस्मिक अवकाश ये होती हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पति का पुरुष नसबंदी ऑपरेशन के कारण महिला रेल कर्मचारी को अनुमेय विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि है। पति का पुरुष नसबंदी ऑपरेशन के कारण महिला रेल कर्मचारी को अनुमेय विशेष आवश्यक अवकाश की अवधि है। आपको बताया था कि पति के लिए ऑपरेशन होता है तो 1 दिन की छुट्टी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिस दिन ऑपरेशन है उसी दिन की छुट्टी महिला कर्मचारी को मिलेगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, विकलांग रेलवे कर्मचारी को विशेष विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में 10 दिनों की अतिरिक्त मात्रा में आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है। तो ये 4 दिन की छुट्टी मिलती है। 4 दिन की छुट्टी मिलती है। स्पेशल छुट्टी जो मिलती है, स्पेशल कैजुअल लीव जो मिलती है, वो 4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है विकलांग कर्मचारी को। अब यहाँ पर एसपीएल की बात हुई है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कब कब कितनी छुट्टी मिलती है। ब्लड डोनेशन यदि कोई कर्मचारी करता है तो उसको ब्लड डोनेट करने वाले दिन, मतलब 1 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। और यूनियन की मीटिंग के लिए 3 दिन की हम छुट्टी कब मिलती है? यूनियन की मीटिंग के लिए 3 दिन की छुट्टी मिलती है। 4 दिन की छुट्टी अभी आपको बताया कि कर्मचारी विकलांग है तो उसको 4 दिन की स्पेशल सीएल मिलेंगी। पुरुष इसके अलावा 6 दिन की छुट्टी पुरुष कर्मचारी नसबंदी कराता है तो उसको 6 दिन की छुट्टी। महिला रेल कर्मचारी नसबंदी कराती है तो 14 दिन की छुट्टी मिलती है स्पेशल। स्काउट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 30 दिन की छुट्टी मिलती है। और अंगदान के लिए 42 दिन की छुट्टी मिलती है। यदि कोई खिलाड़ी और इंटरनेशनल खेलकूद में भाग लेता है तो उसको 90 दिन की छुट्टी स्वीकृत होती है। यहाँ पर स्पेशल सीएल की बात हुई थी, स्पेशल कैजुअल लीव। तो 1 दिन की छुट्टी ब्लड डोनेशन के लिए, 3 दिन की छुट्टी यूनियन की मीटिंग्स के लिए, 4 दिन की छुट्टी जो दिव्यांग कर्मचारी है उसको स्पेशल छुट्टियां मिलती है। 6 दिन की छुट्टी पुरुष रेलवे कर्मचारी की नसबंदी के लिए, 14 दिन की छुट्टी महिला रेल कर्मचारी की नसबंदी के लिए। स्काउट खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 30 दिन की छुट्टी मिलती है। अंगदान के लिए 42 दिन की छुट्टी मिलती है। यदि कोई खिलाड़ी है तो इसको इंटरनेशनल खेलकूद के लिए 90 दिन की छुट्टी उसको दी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो पूछा गया है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। विकलांग रेलवे कर्मचारी को 4 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। सेवा से बर्खास्त रेलवे कर्मचारी रेलवे क्वार्टर का प्रतिधारण सामान्य किराए पर डैश महीने की अवधि के लिए कर सकता है या उसका हकदार रहता है। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मंथ के लिए रहता है, 1 मंथ के लिए ये रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31। स्थायी रेल सेवक को उसके संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान देय होने वाले अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है? लीव नॉट ड्यू, LND के बारे में बात हो रही है।
लीव नॉट ड्यू, तो ये 360 दिन की होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एलएनडी के बारे में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। लीव नॉट ड्यू इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी हुई है। जब छुट्टी खाते में किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी शेष नहीं होती है तो ये छुट्टी जारी की जाती है, और ये छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष परिस्थितियों में ये छुट्टी दी जाती है। और पूरे सेवा काल में 360 दिन की छुट्टी। यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो एक बार में 90 दिन की छुट्टी दी जाती है, और पूरे सेवा काल में 180 दिन की छुट्टी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है। थोड़ा सा इसको समझिए कि टोटल पूरे सेवा काल में छुट्टी मिलती है 360, कम मिलेंगी जब चिकित्सा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो पूरे सेवा काल में 180 दिन की छुट्टी मिलती है, और जिसमें भी 90 दिन की छुट्टी एक बार में मिलेंगी। इस छुट्टी पर जाने के बाद अगर और बात करें तो इस छुट्टी पर जाने के बाद कर्मचारी कोई त्याग पत्र देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण सेवा छोड़ता है, तो जो छुट्टियों का पैसा दिया गया है, छुट्टियों का जो वेतन दिया गया है, उसका जो अंतिम भुगतान होगा उसमें से काट लिया जाएगा। यदि कर्मचारी किसी बीमारी के कारण अयोग्य हो जाता है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी का जो पैसा मिला है, छुट्टी का जो वेतन मिला है, उसको अंतिम भुगतान से नहीं काटा जाएगा। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, लीव नॉट ड्यू कब मिलती हैं? जब छुट्टी खाते में कोई भी छुट्टी बची नहीं हुई है। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 360 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो टोटल 180 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें भी एक साथ में 90 दिन की छुट्टी ये मिलेंगी। और इस छुट्टी पर जाने के बाद यदि कर्मचारी वापस नहीं आता है, मतलब ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके अंतिम जो भुगतान होगा उसमें से वेतन जो मिला है उसको छुट्टियों का वो काट लिया जाएगा। नोट में मैं आपको बता दूं कि नोट में क्या है कि बीमारी के कारण अयोग्य होता है और वो वापस ड्यूटी पर नहीं आता है तो अंतिम भुगतान उसका पूरा किया जाएगा, छुट्टी का वेतन नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। अगले क्वेश्चन की बात करें 32, एक रेल सेवक को एक बार में दी जाने वाली औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी दिनों की संख्या है। तो औसत वेतन की बात हो रही है, तो औसत वेतन में 180 दिन की छुट्टी मिलती है। 180 दिन की ये छुट्टी मिलती है। LAP जो है एक साथ आप 6 मंथ की ये छुट्टी ले सकते हैं। LAP की बात करें तो LAP को आप जमा कर सकते हैं, 300 छुट्टियों तक इसको जमा कर सकते हैं। और ये किस प्रकार से मिलती है कि 1 जनवरी को आपको 15 छुट्टी आपके खाते में जोड़ दी जाएंगी, 1 जुलाई को 15 छुट्टी आपके खाते में जोड़ दी जाएंगे, टोटल 30 छुट्टियां मिलती हैं। और इन छुट्टियों का लीव इनकेसमेंट मतलब इनका नकदीकरण कराया जा सकता है। नकदीकरण आप किस प्रकार से कराएंगे? टोटल 60 छुट्टियों का नकदीकरण होता है, जिसमें एक साथ में 10 छुट्टियों का नकदीकरण होगा। जब आपको नकदीकरण कराना है तो आपके खाते में 40 छुट्टी बची होनी चाहिए, मतलब 10 छुट्टी नकदीकरण के बाद 30 छुट्टी आपके खाते में बची होनी चाहिए। नकदीकरण पूरे सेवा काल में 6 बार किया जाता है। 6 बार का मतलब 10-10 छुट्टियों का किया जाता है 6 बार। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि हर 2 साल में, 2 साल से पहले आप छुट्टी का नकदीकरण नहीं कर सकते। पहले 2 साल, उसके बाद 2 साल का गैप होगा, फिर 2 साल का गैप होगा। इस प्रकार आप यहाँ पर छुट्टियों का नकदीकरण करा सकते हैं, लीव इनकेसमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि एक साथ अधिकतम 180 दिन की छुट्टियां आप ले सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे के वैध गोद लेने पर 2 से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष रेल सेवक को स्वीकार्य बाल गोद लेने की छुट्टी कितनी है? 15 दिन। वही पैटर्निटी लीव की बात हो रही है। तो पैटर्निटी लीव की बात हो रही है कि आप किसी बच्चे को गोद लेते हो वैध तरीके से, तो आपको वही पैटर्निटी 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो पैटर्निटी लीव टोटल 15 दिन की छुट्टी होती है, और ये कब से कब ले सकते हैं? डिलीवरी से 15 दिन पहले से और 6 माह के बीच में ले सकते हैं। इन छुट्टियों को 6 माह तक आपको उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप उपयोग नहीं करते हो 6 माह तक तो ये छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी, आपको ये छुट्टियां बाद में नहीं मिलेंगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अवकाश नकदीकरण की गणना के लिए
डैश को ध्यान में नहीं रखा जाता, डैश को ध्यान में नहीं रखा जाता, नहीं दिया हुआ है। तो आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसमें है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है कि अवकाश नकदीकरण के लिए गणना के लिए क्या आवश्यक नहीं है, मतलब इनमें जो ऑप्शन में दिया है एचआरए की जरूरत नहीं होती है, परिवहन भत्ते की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। तो ए और बी दोनों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आपको नकदीकरण में क्या मिलता है, जो बेसिक है प्लस जो डीए है वो उसका आपको मिलेगा, बेसिक प्लस डीए का आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अवकाश नकदीकरण में कि आपका बेसिक क्या है प्लस डीए क्या है, उसको जोड़कर जो कैलकुलेशन होगी वो आपको पेमेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35, रेल सेवक डी एंड ए नियमों में संशोधन संशोधन नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? Who is the competent authority to make an amend rule on railway servant D&A rule? तो यहाँ पर कौन होता है, ये होता है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखिए, रेल सेवा के डी&ए नियमों के अनुसार किसे दंड नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर देखिए निंदा, इसको दंड नहीं माना जाता है, इसको दंड माना जाएगा, इसको दंड माना जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस राइट आंसर हो जाएगा कि सेंसर को दंड नहीं माना जाता है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए भत्तों से संबंधित दिया हुआ है, ट्रैक मेंटेनर के लिए प्रति माह जोखिम और कठिनाई भत्ता ड्यूटी, जो कठिनाई ड्यूटी भत्ता है उसकी दर क्या है, उसकी दर क्या है? यहाँ पर देखिए जो ये पेपर है 2023 का है, और जो डीए है वो 50% हो जाने के बाद सभी भत्तों में 25% की वृद्धि हुई है। यहाँ जो आंसर है वो ए है कि 2700 रुपये है, लेकिन ये पुराने हिसाब से और नए हिसाब से अभी 3375 रुपये है। 3375 रुपये इसका राइट आंसर होगा। 3375 कब मिलता है? जो लेवल 8 है उससे नीचे के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी को 3375 रुपये मिलता है, और लेवल 9 और उससे ऊपर के जो कर्मचारी हैं उन सभी को 4250 रुपये जोखिम, जो रिस्क एंड हार्डशिप जो अलाउंस है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस पेपर के हिसाब से सही है, और ए में आप मानिए 3375 रुपये आप यहाँ पर मानिए, पहले 2700 रुपये था, अभी 3375 दिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पीएमएल जो लेवल 12 है और 13 में कार्यरत रेल सेवकों के लिए यात्रा भत्ते की दैनिक दर क्या है? यात्रा भत्ते की दैनिक दर क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है? 12 और 13 की बात हो रही, तो 12-13 को अभी 1250 रुपये दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ था इस पेपर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 1250 राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम यात्रा भत्ता के सभी लेवल की बात कर लेते हैं कि लेवल 5 या इससे कम, नए के हिसाब से बता रहा हूँ कि 625 मिलता है, पहले ये 500 मिलता था, पहले 500 मिलता था। लेवल 6 से 8 है, लेवल 6 से 8 तक 1000 रुपये अभी मिलता है, पहले ये 800 रुपये मिलता था। 9 से 11 की बात करें तो ये 1125 रुपये मिलता है, पहले ये 900 रुपये मिलता था। 12 से 13 पहले 1000 रुपये मिलता था, अभी 1250 है, और यही यहाँ पर पूछा गया है। तो 1250 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। और लेवल 14 प्लस की बात करें, इससे लेवल 14 या उससे ऊपर है तो ये अभी 1500 रुपये मिलता है, पहले ये 1200 रुपये मिलता था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1000, ये पुराने के हिसाब से, लेकिन अभी आपको याद रखना है 1250 रुपये, 1250 रुपये। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 39, पीएमएल 3 से 5 में कार्यरत रेल सेवकों को राष्ट्रीय अवकाश भत्ता की दैनिक दर क्या है? तो यहाँ पर नेशनल हॉलीडे अलाउंस के बारे में पूछा है, एनएच के बारे में पूछा है। व्हाट इज द डेली रेट ऑफ नेशनल हॉलीडे अलाउंस से टू रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन पीएमएल 325। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए इसको, लेवल 1 और लेवल 2 को
अभी 480 रुपये मिलते हैं। पहले ये 384 रुपये मिलते थे, अभी ये 480 रुपये मिलते हैं। लेवल 3 से 5 की बात करें तो ये 596 रुपये मिलते हैं। लेवल 6 से 8 की बात करें तो अभी 788 रुपये दिए जाते हैं। तो लेवल 1 और 2 में 480, लेवल 3 से 5 पूछा है, लेवल 3 से 5 पूछा है तो ये 596 रुपये मिलते हैं, 596 रुपये मिलते हैं। पहले ये 477 रुपये मिलते थे। यहाँ पर ऑप्शन तो सी दिया हुआ है पहले पेपर के हिसाब से, क्योंकि 2023 का पेपर है। राइट आंसर 596 होगा, 596 राइट आंसर होगा। और 6 से 8 तक के जो कर्मचारी हैं उनको 788 रुपये मिलता है। पहले ये 630 रुपये दिया जाता था। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर कर लें कि नए के हिसाब से मैंने बात बता दिया और पुराने के हिसाब से। यदि आपको पुराना पता है और नया निकालना है तो आप यहाँ पर उसका 25% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे तो आप उस नया ले सकते हैं। अगला देखिए, PML 8 में काम करने वाले अस्पताल के कर्मचारी गैर अनुसूचीय डैश रुपए प्रति माह अस्पताल देखभाल भत्ते के हकदार हैं। तो ये जो पेपर के हिसाब से था 4100 रुपये, अभी लेवल 8 तक 5125 रुपये और लेवल 9 की बात करें तो ये 6625 रुपये, 6625 रुपये। ये तो यहाँ पर क्या पूछा है, लेवल 8 के बारे में पूछा है। तो 4100 पुराने के हिसाब से अभी 5125 रुपये, 5125 रुपये इनको मिलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा, लेकिन 5125 होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रख लें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टरों के लिए स्वीकार्य पोशाक भत्ते की दर क्या है। यहाँ पर देखिए, पोशाक भत्ता मतलब आपको ड्रेस अलाउंस के बारे में पूछा गया है कि ड्रेस अलाउंस एडमिसिबल टू स्टेशन मास्टर ऑफ इंडियन रेलवे इज एट द रेट ऑफ RS, ये पूछा गया है। तो स्टेशन मास्टर को जो अलाउंस मिलता था, पहले ये 10,000 रुपये मिलता था, अभी ये मिलता है 1250 रुपये, सॉरी 12,500 रुपये, 12,500 रुपये ये दिया जाता है। पहले 10,000 था। पहले जो नॉर्मल कर्मचारी हैं अदर डिपार्टमेंट जिनको 5,000 मिलता था, अभी उनको 6250 रुपये मिलता है, 6250 से। जिनको 10,000 मिलता था अभी 12,500 मिलता है, और जिनको 20,000 मिलता था वो अभी उनको 25,000 ये ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकारी योगदान डैश की दर क्या है। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है NPS, इसमें जो कर्मचारी का योगदान होता है वो 10% होता है और सरकार का 14% यहाँ पर योगदान होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, सरकारी योगदान, तो ये 14% हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसमें टायर 1 और टायर 2 होते हैं। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का जो योगदान है वो 14% इसमें होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, DA की दर 50% अधिक होने पर वाई श्रेणी के शहरों के लिए HRA की दर क्या है। अभी जो दर चल रही है X, Y और Z, इस प्रकार से शहरों को डिवाइड किया गया है। तो X में 30%, Y में 20% और Z में 10%। यहाँ पर Y के लिए पूछा है तो Y के लिए 20%, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। मिनिमम HRA आपको पता है कितना है, 3600 रुपये मिनिमम HRA है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, RTI अधिनियम 2005 की धारा डैश में निहित प्रावधान अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने को निर्धारित है। प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन डैश ऑफ RTI एक्ट 2005 स्टुपुलेट फिलिंग ऑफ अपील टू अप्लाइड अथॉरिटी। तो यहाँ पर ITR के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, RTI के बारे में समझ लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन टोटल 31 सेक्शन है, इसमें 31 सेक्शन है और 6 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर सेक्शन के बारे में बात हुई है कि किस सेक्शन में प्रावधान दिया हुआ है कि अपील प्राधिकारी को
अपील दाखिल करने का निर्धारित करता है। तो सेक्शन यहाँ पर पूछा है, सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहला आरटीआई, ये संसद में पास हुआ था ये कानून 15 जून 15 जून 2005 को। यदि हम लागू की बात करें पूरे देश में तो ये 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर और 2005 को ये पूरे देश में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। प्रथम अपील यदि आप कर रहे हैं तो उसको सूचना प्राप्त करने की जो अवधि है वो 30 दिन होती है, 30 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी। दूसरी अपील यदि आप कर रहे हो तो 90 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी। जीवन या स्वतंत्रता का मामला यदि होता है तो आपको सूचना 48 घंटे में मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए धारा 24 से धारा 24 से यहाँ पर दिया हुआ है कि धारा 24 से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निहित प्राप्तीय अपील प्राधिकारी के अपील दाखिल करने के निर्धारित करता है। धारा 24 अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध खुफिया या सूचना संगठनों पर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होता है। कि धारा जो 24 है उसमें बताया गया है कि जो खुफिया एजेंसी हैं जैसे आईबी है, रॉ है, बीएसएफ है, एनएसजी है, सीबीआई है, इनसे आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि आप इनसे आरटीआई लगा के और इनकी जो देश हित की जो सूचना है कि देश को खतरा हो सकता है, ऐसी सूचनाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त या नहीं कर सकते। सेक्शन 20 दिया हुआ है, यहाँ पर सेक्शन 20 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 20 के अंतर्गत यदि लोक सूचना अधिकारी जो है पीआईओ बिना उचित कारण के सूचना देने से इनकार करता है और या निर्धारित समय में सूचना नहीं देता है या गलत सूचना देता है तो सीआईसी जो केंद्रीय सूचना आयोग है या राज्य सूचना आयोग है उस पर दंड लगा सकता है। तो धारा 20 की बात होगी। धारा 24 मैंने आपको बता दिए। धारा 18 टू यहाँ पर दिया हुआ है, आयोग को शिकायतों की जांच शुरू करने का अधिकार धारा 18 के 2 में दिया गया है। धारा 18 के 2 में दिया गया है। तो धारा यहाँ पर धारा 19, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। यहाँ पर धारा 19(1) की राइट आंसर होगा, या धारा 24 नहीं होगा, 19(1) राइट आंसर होगा कि आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा डैश में निहित प्रावधान अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने को निर्धारित करता है। तो धारा 19(1) में मैंने आपको देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि 18(2) क्या बताया था, आयोग को शिकायत की जांच शुरू करने का अधिकार है। धारा 24 क्या है कि अधिनियम की जो द्वितीय सूची है, धारा 24 की जो द्वितीय सूची है उसमें जो खुफिया एजेंसियां हैं, खुफिया संगठन हैं, वो उन पर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होते हैं, उनसे आप सूचना नहीं ले सकते। जैसे आईबी है, रॉ है, बीएसएफ है, एनएसजी है, सीबीआई है, इनसे सूचनाएं आप नहीं ले सकते। धारा 20 में क्या है, धारा 20 में है कि कोई भी सूचना जो अधिकारी है यदि बिना उचित कारण के आपको सूचना नहीं देता है, निर्धारित समय में नहीं देता है या गलत सूचना देता है तो जो केंद्रीय सूचना आयोग है या राज्य सूचना आयोग है उस पर दंड लगा सकता है। तो ये धारा 20 है। धारा 19 में कि अपील प्राधिकारी को अपील दाखिल करने को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा डैश देश के खुफिया और सुरक्षा संगठन पर आरटीआई अधिनियम की गैर प्रायोज्यता प्रदान करती है। तो अभी मैंने बताया था धारा 24 के बारे में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि जो खुफिया एजेंसियां या सुरक्षा संगठन है उन पर आरटीआई नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46, पीएमएल 2 पद में संस्कृत कोटे के तहत भर्ती के लिए वार्षिक कोटा प्रत्येक जोनल रेलवे के लिए है कि कितनी सीट होती हैं, तो ये 2 सीट होती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47, स्काउट एंड गाइड कोटा के तहत लेवल 2 पद पर भर्ती के लिए भारतीय रेलवे की प्रति उत्पादन इकाई के लिए वार्षिक कोटा है, तो ये वार्षिक कोटा होता है 1 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48, पेंशन में कटौती का अधिकार किसे है? पेंशन में कटौती का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। टीयर के तहत, टीयर डैश के तहत नई पेंशन योजना के लिए कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन प्लस ग्रेड पे प्लस डीए का 10% प्रति माह है। तो किस टीयर में होता है? तो ये टायर वन या टीयर वन इसको बोलेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि जो कर्मचारी है उसका अंशदान टीयर वन में ये ऐड होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। रेल सेवा पेंशन नियम 1993 संविधान के अनुच्छेद डैश में निर्धारित प्रावधानों के आधार पर बनाया गया है। प्रावधानों पर ये बनाया गया है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 50 है। रेल सेवा पेंशन नियम 1993 संविधान के अनुच्छेद डैश में निर्धारित प्रावधानों के आधार पर बनाया गया। तो अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 309 में इस प्रकार से ये बताया गया है। अनुच्छेद 309। यहाँ पे अनुच्छेद 209 की बात करते हैं तो 209 में क्या है? राज्य विधानमंडल को यह अधिकार देता है कि वह वित्तीय कारणों के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया कानून बनाकर तय कर सके। अनुच्छेद यहाँ पर 300 दिया है। 300 में क्या है? सरकार को न्यायालय में मुकदमा करने और मुकदमा झेलने की कानूनी क्षमता देता है। 309 में क्या है? जो संविधान के अनुच्छेद है निर्धारित प्रावधानों के आधार पर बनाया गया है। और यहाँ पर अनुच्छेद 312 है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। तो चारों अनुच्छेद मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। रेल सेवा पेंशन संशोधन नियम 2003 से लागू है। रेलवे सर्विस पेंशन अमेंडमेंट रूल 2003 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। तो ये कब से लागू हुआ है? तो ये 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 का है। ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट will be the rate of HRA in Z class town when DA क्रॉस 50%? अभी मैंने आपको बताया था। तो ये Z क्लास में कितना होगा? 10% होगा। X, Y और Z, तो X में 30%, Y में 20%, Z में 10% ये रहता है जब DA यहाँ पर 50% क्रॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। मंडल स्तर पर एक कैलेंडर वर्ष में मान्यता प्राप्त संघों में से कितने पीएनएम कराए जाते हैं? कितने पीएनएम कराए जाते हैं? तो देखिए 6 पीएनएम कराए जाते हैं। ये 6 पीएनएम कराए जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं? यहाँ पर हम पीएनएम की बात कर लेते हैं। पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। पीएनएम की फुल फॉर्म होती है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पीएनएम की बात हुई है तो 1/1/1952 को बीबी गिरी द्वारा इसको लाया गया था। ये 3 स्तर पर काम करती है। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? एक तो डिवीजन स्तर होता है, यहाँ लिख देता हूँ, डिवीजन स्तर पर, एक जोनल स्तर पर और एक रेलवे बोर्ड स्तर पर। पीएनएम 3 स्तर पर काम करती है। तीनों स्तर डीआरएम, जोनल रेलवे और आर रेलवे बोर्ड। थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। अब डिवीजन लेवल पर ये 6 बार मीटिंग होती है। 6 बार मीटिंग का मतलब प्रत्येक महीने में, प्रत्येक 2 महीने में एक बार, 2 महीने में ये एक बार। जोनल स्तर पर ये मीटिंग 4 बार होती है, मतलब 3 महीने में एक बार। रेलवे बोर्ड स्तर पर ये 2 बार होती है, मतलब 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। यहाँ पर जो पूछा गया था कि मंडल स्तर पर, तो मंडल स्तर पर कितने बार? 6 बार होती है और प्रत्येक 2 महीने में ये मीटिंग होती है। अब इसके यहाँ पर अध्यक्ष कई बार पूछ लिए जाते हैं कि अध्यक्ष कौन होते हैं? डिवीजन लेवल पर डीआरएम होते हैं, डिवीजन लेवल पर डीआरएम होते हैं, जोनल लेवल पर जीएम होते हैं और रेलवे बोर्ड स्तर पर जो रेलवे के सीआरबी हैं या सीईओ हैं, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ के साथ सचिव भी पूछ लिए जाते हैं। सचिव भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पीएनएम है उसके सचिव, जैसे डिवीजन स्तर पर, डिवीजन स्तर की बात करें तो यहाँ पर सीनियर डीपीओ जो होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। जोनल लेवल की बात करें तो जो पीसीपीओ होते हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, ये इसके अध्यक्ष सचिव होते हैं। और अगर हम रेलवे बोर्ड स्तर पर बात करें सचिव की, तो सचिव डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट इसके सचिव होते हैं।
तो यहाँ पर मंडल स्तर पर उसकी एक कैलेंडर वर्ष में मीटिंग्स की संख्या पूछी गई तो ये 6 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेकडाउन ड्यूटी के लिए निर्धारित सीएनडब्ल्यू टेक्नीशियन प्रत्येक डैश रुपए प्रति माह की दर से ब्रेक डाउन भत्ता लेता है। तो यहाँ पर बीडीए की बात हो रही है, ब्रेक डाउन भत्ता। तो ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मिटा के समझा देता हूँ कि ब्रेक डाउन भत्ता किस प्रकार से दिया जाता है, किस किस को यहाँ पर ब्रेक डाउन भत्ता कैसे रहता है। देखिए, बीडीए के बारे में पूछा है, थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं। नए जो भत्ते हैं वो भत्ते यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देखिए, जो बीडीए अलाउंस है, ब्रेक डाउन ड्यूटी सीएनडब्ल्यू 3, तो यहाँ पर टेक्नीशियन 3 मतलब लेवल 2 की बात पूछी है, लेवल 2 की पूछी है। तो लेवल 2 में पहले ये 405 रुपये मिलता था, अभी ये 506 रुपये मिलता है। अब हम लेवल की बात करते हैं, तो लेवल 1 को ये अभी 338 रुपये मिलता है, पहले ये 270 रुपये ये दिया जाता था। लेवल 2 की बात करें तो पहले ये 405 रुपये था, अभी ये 506 रुपये दिया जाता है, पहले ये 405 था। लेवल 4 और 5 की बात करें तो अभी 675 रुपये दिया जाता है, पहले ये 540 रुपये था। और लेवल 6 की बात करें तो अभी ये 844 रुपये दिया जाता है, पहले ये 675 था। तो आपको तो नए याद रखना है, तो लेवल 1 388 रुपये, लेवल 2 506 रुपये। यहाँ पर जो टेक्नीशियन 3 होता है लेवल 2 में होता है, इसलिए उसको 506 रुपये होंगे। ऑप्शन बी में पुराना भत्ता दिया हुआ है 405, अभी आपको याद रखना है 506 रुपये, 506 रुपये। लेवल 4 और 5 में 675, लेवल 6 में 844 रुपये इसको दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रनिंग कैटेगरी के कैडर में पदों की वृद्धि या कमी के आधार पर होती है। रनिंग कैटेगरी के कैडर में पदों की वृद्धि या कमी के आधार पर होती है। तो ये क्रू समीक्षा क्रू रिव्यू के आधार पर ये पदों की वृद्धि या कमी होती है। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 56, रात्रि ड्यूटी भत्ता की अवधि डैश घंटे से घंटे तक है। तो रात्रि ड्यूटी 22 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी होती है। यहाँ पर 8 घंटे होते हैं और 8 घंटे 22 से सुबह 6 बजे तक है। यहाँ पर जो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है कि जो आपकी बेसिक है प्लस डीए है उसका अपॉन 200 के हिसाब से आपको 1 यूनिट का पैसा मिलता है। यूनिट किस प्रकार से बनती है, 6 घंटे में 1 यूनिट बनती है, 6 घंटे में 1 यूनिट बनती है। बोल सकते हैं कि 1 घंटे जब ड्यूटी करोगे तो आपको उसका यूनिट के हिसाब से 10 मिनट मिलेंगी। तो 10 मिनट मतलब 1 घंटा कब बनेगा, जब आप 6 घंटे ड्यूटी करोगे। तो 6 घंटे की ड्यूटी में 1 यूनिट आपको मिलता है, 1 यूनिट मिलता है। तो 1 यूनिट की जो दर निकालेंगे बेसिक प्लस डीए अपॉन 200, आपको ये 1 यूनिट का पैसा पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57, रेलवे प्रशासन के डैश के साथ प्रेम बैठक आयोजित की जाती है। प्रेम के बारे में पूछी गई है, पीआरईएम पर इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट 3 स्तर पर काम करती है। 3 स्तर कौन कौन से, वही डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर काम करती है। ये भी जैसे आप बताया था पीएनएम, ऐसे ही प्रेम भी 3 स्तर पर काम करती है। अध्यक्ष भी सेम होते हैं, डिवीजन लेवल पर डीआरएम होते हैं, जोनल लेवल पर जीएम होते हैं और रेलवे बोर्ड स्तर पर सीआर भी होते हैं। सचिव की बात करें तो सचिव डिवीजन लेवल पर सीनियर डीपी होते हैं और जोनल स्तर की बात करें तो डिप्टी जीएम होते हैं और रेलवे बोर्ड स्तर पर बात करें अगर सचिव की तो ये सचिव रेलवे बोर्ड होते हैं। तो ये प्रेम भी 3 स्तर पर काम करती है, डिवीजन, जोनल और रेलवे बोर्ड स्तर पर। शुरुआत हुई थी इसकी 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ जो पूछा गया है वो देख लेते हैं, रेल प्रशासन के साथ प्रेम बैठक आयोजित करता है। तो ये किसके साथ करता है, मान्यता प्राप्त संघ और मान्यता प्राप्त संगठन के साथ इसकी मीटिंग होती है। तो देखिए
मान्यता प्राप्त, केवल मान्यता प्राप्त यूनियन, मान्यता प्राप्त संघ और मान्यता प्राप्त संगठन के साथ इसकी मीटिंग आयोजित की जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, स्टाफ बेनिफिट फंड में प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए का योगदान डैश के आधार पर देता है। तो ये देता है स्वीकृत स्थायी और अस्थायी गैर राजकीय कर्मचारी, ये 800 रुपए का योगदान देते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 59, रेलवे में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसबीएफ से आवंटन की कितनी मात्रा है। तो ये कितनी मात्रा है, तो ये 16 रुपए होती है, 16 रुपए होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 60 है, रेलवे में मौजूदा घर के विस्तार के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम सीमा क्या है। हाउस बिल्डिंग अलाउंस की अधिकतम सीमा क्या है, तो ये 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, आप इसको जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसको क्लियर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और जो आंसर किया उसमें ए दिया हुआ है 10 लाख रुपए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पेपर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। मैं पेपर जो 60 क्वेश्चन आपको हल कराए हैं, इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो सेकंड पार्ट में हल कराएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।